हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम माय न्यू वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पाठ्यक्रम। आज हम पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। इसी को हम पाठ्यचर्या भी कहते हैं और इसी पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में कहते हैं करिकुलम। वास्तव में करिकुलम है क्या? तो पहले हम पाठ्यक्रम और करिकुलम के अर्थ को समझेंगे। ये पाठ्यक्रम शब्द जो है मूल रूप से हिंदी का शब्द है और इसी पाठ्यक्रम शब्द को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। ये जो करिकुलम शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है बल्कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये करिकुलम है लैटिन भाषा का शब्द। और इसका अर्थ होता है रेस कोर्स, और हिंदी में इसी को कहते हैं दौड़ का मैदान। अब यहाँ इस शब्द की जो व्याख्या हुई है इसके आधार पर हम पाठ्यक्रम को कह सकते हैं दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम यानी अगर हम इसको दूसरी तरह से डिफाइन करें, पाठ्यक्रम बराबर दौड़ का मैदान। अब ये जो पाठ्यक्रम शब्द है इसको दौड़ का मैदान क्यों कहा गया? क्योंकि विद्यालयों के अंदर साल भर में छात्रों को एक क्लास में एक निश्चित अवधि में एक निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है और उस पाठ्यक्रम का अपना एक उद्देश्य होता है कि साल भर में बालक को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसका किस प्रकार शारीरिक विकास किया जाएगा, किस प्रकार उसका मानसिक विकास किया जाएगा और किस प्रकार हम उसका जो है मानसिक, शारीरिक और शैक्षिक विकास करेंगे, किस प्रकार उसका ज्ञानवर्धन करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए विद्यालय के अंदर जो हमें आवश्यकता होती है मूल रूप से वो है पाठ्यक्रम। इसको जो दौड़ का मैदान कहा गया, इसमें पाठ्यक्रम जो शब्द है ये मैदान है। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो ये मैदान है और अगर हम करें दौड़ तो ये दौड़ क्या है? दौड़ यानी छात्र का जो है उसकी क्रियाएं, अनुभव है ना, और अधिगम। ये सब, अधिगम मतलब सीखना जिसको हम कहते हैं, ये सब इनके द्वारा इस मैदान में इसको दौड़ लगानी होती है ताकि ये पूरा पाठ्यक्रम जो आपका है ये एक साल में पूरा कर ले और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। शिक्षा के जो मूल उद्देश्य रहते हैं छात्र का विकास करना, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए इस पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। काहे के लिए? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अगर हम ये सवाल करेंगे पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ये आपको समझ में आ गया होगा कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। अच्छा, यहाँ पर कई बार बहुत सारे लोग पाठ्यक्रम जो है सिलेबस को समझ लेते हैं, तो उस पर अभी हम और चर्चा करने वाले हैं। अभी पाठ्यक्रम शब्द के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें से अगर हम बात करें तो अभी हम पाठ्यक्रम के अंदर चर्चा करने वाले हैं अर्थ, पाठ्यक्रम का अर्थ, इसकी परिभाषा, तीसरा हो गया अभी पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम की परिभाषा और पाठ्यक्रम के साथ एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा बार बार,
पाठ्यचर्या के और इसके साथ में पाठ्य वस्तु। तो ये पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के साथ एक जो तीसरा वर्ड आता है पाठ्य वस्तु। ये जो पाठ्य वस्तु है ये क्या है, इसमें क्या ये इससे अलग है या ये यही है, इसमें कुछ अंतर है, तो इसको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ क्योंकि पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर है और ये दोनों अलग अलग चीज़ें, आमतौर पर हम पाठ्यक्रम सिलेबस को ही समझ बैठे हैं, लेकिन क्योंकि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को हम अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं, लेकिन जिस पाठ्य वस्तु की हम बात कर रहे हैं इसको हम सिलेबस कहते हैं, तो इनकी अंग्रेजी अलग है तो इनका अर्थ भी अलग अलग है। आमतौर पे हम इसको पाठ्यक्रम और सिलेबस एक ही भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं अलग। हाँ, ये अलग बात है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और इस पाठ्यक्रम का ही, इसके अंतर्गत ही पाठ्य वस्तु आती है। इसके अंतर के बारे में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये हो गया। और इसके साथ साथ जो अगले बिंदु हमारे हैं जिन पे हम बात करेंगे, उनमें एक बिंदु है पाठ्यक्रम का विकास। अगला बिंदु पाठ्यक्रम का विकास, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ अगला एक बिंदु कि प्रत्येक ये जो पाठ्यक्रम है इसे बनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, इससे क्या उद्देश्य है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में। और इसके साथ साथ जो पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। आज अब हम कर्म से इसको लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला बिंदु था परिभाषा, पाठ्यक्रम की परिभाषा। ये अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग ढंग से दी है। इन पे कुछ विद्वानों की अगर हम परिभाषा ले लें तो इनमें एक आ जाते हैं हमारे पास फ्रोबेल। फ्रोबेल का आपने नाम सुना होगा, एक दार्शनिक भी रहे हैं और शिक्षा शास्त्री भी रहे। इन्होंने इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभव का सार समझना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता हमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होती। अब ये शिक्षा क्या है? शिक्षा को जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास कर उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जाती है। यानी इन शॉर्ट अगर कहें तो बालक की अंतर्निहित शक्तियों का या बालक के अंदर जो छुपी हुई योग्यता है उनका विकास करके उसको बाहरी रूप में प्रकट करना ही शिक्षा है। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षा बालक को दी जाती है। और शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। अब चूंकि बालक का सर्वांगीण विकास होना है, उसका प्रत्येक क्षेत्र में विकास होना है, तो जो पाठ्यक्रम उसे दिया जाना चाहिए, जो शिक्षा उसे दी जानी चाहिए, वो मानव जीवन से संबंधित, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप, उसकी ज़रूरतों के अनुरूप,
उसकी रुचियों के अनुरूप, उसकी क्षमताओं के अनुरूप इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे उसकी सभी अंगों की और सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो जाहिर सी बात है कि जब उसकी पूर्ति होनी है तो पाठ्यक्रम में वह सारी चीज़ें समाहित होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो फ्रोबेल ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान, यानी पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों, यानी जितने भी ह्यूमन एक्सपीरियंस हैं, जितने भी लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने अपने जीवन में विकास के नाम पर या शिक्षा के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में या शोध के क्षेत्र में जितना भी ज्ञान अर्जन किया है, जितना भी अनुभव लिया है, वो सारा पाठ्यक्रम में समाहित किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए, यानी उसमें सभी चीज़ें समाहित होती हैं। पाठ्यक्रम में सब चीज़ें समाहित होती है, इसलिए उसको उसका सार समझना चाहिए। ये तो फ्रोबेल ने कहा। और दूसरी परिभाषा की अगर हम बात करें तो एक जो हमारे सामने दूसरे इसके शिक्षा शास्त्री थे वो थे मोनेरो। मोनेरो ने भी अपने ढंग से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। मोनेरो ने अपने शब्दों में कहा कि पाठ्यक्रम में इन्होंने कहा पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित की जानी चाहिए जिनका उपयोग विद्यालय में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, यानी पाठ्यक्रम में वे सारी क्रियाएं, यहाँ जो क्रिया शब्द कहा गया है ये महत्वपूर्ण है कि वे सारी गतिविधियाँ, वे सारे कार्यक्रम या वे सारे व्यवहार जिनसे बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, वे सारी गतिविधियाँ और सारे व्यवहार पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने चाहिए। और विद्यालय के अंदर, चूँकि विद्यालय के अंदर पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, तो पाठ्यक्रम में इनका सबका समायोजन होना चाहिए ताकि जो छात्र विद्यालय में जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसमें अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। इसके अलावा एक परिभाषा पे और अगर नज़र डालें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, इन्होंने एक बात इसके बारे में कही कि पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं बल्कि
उसमें बालक को उसमें वे सभी क्रिया कलाप आ जाते हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर और भीतर प्राप्त होते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है पाठ्यक्रम के बारे में। इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं, बल्कि उसमें वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर और भीतर प्राप्त होते हैं। यानी विद्यालय में जो बच्चा जाता है, स्कूल में जब जाता है, तो जो कक्षा शिक्षण है यानी क्लास के अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं और विद्यालय में कक्षा के बाहर जो क्रियाकलाप होते हैं, वो सारे चीज़ें पाठ्यक्रम में आ जाती हैं, ये उन्होंने कहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पाठ्यक्रम की बात हम करते हैं, विद्यालय के अंदर जिस प्रकार की भी गतिविधियाँ होती, जितनी भी प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, वो सब हमारे पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। ये इन्होंने इसकी परिभाषा दी है। तो ये तो रही आपकी परिभाषाएं। परिभाषाओं पे आप नज़र डाल लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब अगला बिंदु पे हम बात करते हैं। अगला बिंदु जो हमारा था पाठ्यक्रम ऑब्लिक पाठ्यचर्या और पाठ्यवस्तु में अंतर। ये एक जो नया शब्द है पाठ्यवस्तु, कई बार पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु को हम एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। हालांकि ये बिल्कुल बहुत दूर दूर नहीं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये जो पाठ्यवस्तु है ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। इस पाठ्यक्रम का ही एक भाग पाठ्यवस्तु है। इसको और अच्छी तरह से अगर समझ लें तो जैसे हम पाठ्यक्रम यानी करिकुलम यहाँ लिख लेते हैं, करिकुलम, और इस पाठ्यवस्तु को कहते हैं अंग्रेजी में सिलेबस। सिलेबस पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, इस पाठ्यक्रम का मतलब जैसे पाठ्यक्रम यानी क्रम यानी मतलब 1 2 3 4 यानी सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्डर, और पाठ्यवस्तु आपने देखा होगा एक पुस्तक में कई लेसन रहते हैं, कई पाठ होते हैं और उन पाठों का एक कार्यक्रम होता है। एक पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4, इस तरह से एक पाठ्यक्रम होता है। लेकिन इनके अंदर जो पाठ होता है, पाठ 1 पाठ्यवस्तु यानी पढ़ाई जाने वाली सामग्री, उसी के अंदर लेसन में क्या है, उस लेसन पाठ 1 में क्या है, उसमें जो विषय वस्तु है पढ़ाने के लिए, वो पाठ्यवस्तु होती है, वो सिलेबस होता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक दूसरा अंतर अगर हम समझें और अच्छे ढंग से समझने के लिए, तो पाठ्यक्रम कक्षा के अंदर जो पाठ पढ़ाया जाता है, यानी एक टीचर के द्वारा, एक अध्यापक के द्वारा जो विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया जाता है, या जो पाठ पढ़ाया जाने वाली सामग्री है, उसको हम पाठ्यवस्तु कहते हैं। और विद्यालय में पूरे दिन भर में जितनी भी गतिविधियां होती हैं कक्षा शिक्षण से बाहर, पाठ्यक्रम में कक्षा शिक्षण तो आता ही आता है, कक्षा शिक्षण तो है ही, लेकिन कक्षा शिक्षण के बाहर जितने भी गतिविधियां आती हैं, क्रियाकलाप आते हैं, चाहे आपका खेल कूद हो, चाहे एनएसएस हो, ये सब हमारे पाठ्यक्रम में आते हैं। जैसे इसको अगर हम एक एक बिंदु करके लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत
पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, जैसे एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, चिकित्सा सेवा हो गया, छात्र संसद होती है कई कई बने हुए कॉलेजों में, स्कूलों में छात्र संसद या छात्र संगठन, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सफाई समिति, इसके अलावा और भी जितने कार्यक्रम आपके, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिताएं हों, चाहे आपके किसी भाषण प्रतियोगिता हो, या इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिताएं हों, ये सारी गतिविधियां, जितनी भी गतिविधियां हैं, ये सारी हमारी करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। और ये जो कक्षा शिक्षण है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम जो है कक्षा शिक्षण में होता है, क्लास के अंदर होता है, ये सिलेबस तो है इसमें, लेकिन ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ये इसका मतलब ये है कि पाठ्य वस्तु यानी सिलेबस जो है पाठ्यक्रम का ही एक भाग है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति में पाठ्य वस्तु सहायता करती है। यानी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक ही नहीं बल्कि इसके द्वारा ही होता है। दूसरी बात, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रेषित की जाने वाली सामग्री पाठ्य वस्तु होती है। यानी कि इसको अगर दूसरे रूप में हम कहें तो ये पाठ्यक्रम एक बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है, और इसी का छोटा रूप यानी इसके अंदर सिलेबस आता है। यानी ये आपका पाठ्यक्रम हो गया और इसी के अंदर आपका पाठ्य वस्तु, ये इसका छोटा रूप है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि पाठ्य वस्तु नहीं होगी तो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्य वस्तु यानी कक्षा शिक्षण, कक्षा के भीतर की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब का तो आकलन होता ही होता है, उनका तो सबका मूल्यांकन होता ही होता है। कक्षा से बाहर जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, उन सब का मूल्यांकन भी हम पाठ्यक्रम के अंदर करते हैं। एक बात, इस पूरे पाठ्यक्रम को हमें एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। क्या करना होता है? एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। जहां आप कहीं सेमेस्टर सिस्टम है तो इसको 6 महीने के लिए जो पाठ्यक्रम बना हमारा, 6 माह में उस लक्ष्य को पूरा करना है, कहीं 1 साल में। और सेमेस्टर बदलते ही या साल बदलते ही हमारा पाठ्यक्रम चेंज हो जाता है। और जब हमारा पाठ्यक्रम चेंज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पाठ्य वस्तु भी चेंज हो जाती है, दूसरा पाठ्य सामग्री हमारे सामने परोस दी जाती है। तो ये इसकी अगर हम बात देखें तो ये अंतर इनमें मुख्य रूप से है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन
एक दूसरे के, ये जो पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत ही पाठ्य वस्तु आती है। आमतौर पर इसे हम एक उसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। दूसरा, इसकी एक विशेष बात यह है कि जो पाठ्यक्रम के बारे में एक जो बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि पाठ्यक्रम एक विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है, विशेषज्ञों द्वारा बनता है, एक बात। दूसरी बात, ये शासन ऑब्लिक संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। ठीक। और ये इसका निर्माण कोई हर आदमी नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए जो कुछ अधिकृत व्यक्तियों द्वारा, जिनको अधिकृत किया गया हो, वही इसे बना सकते हैं। अधिकृत व्यक्तियों ऑब्लिक विशेषज्ञों द्वारा। निर्मित होता है, एक बात। दूसरी बात, ये इसकी एक खास बात और है, ये प्रिंटेड होता है। प्रिंटेड यानी छपा हुआ होता है। इसकी दूसरी बात, निश्चित अवधि में इसका अध्ययन करना होता है। दूसरी बात, बहुत सारी बातें हैं, इसमें एक बात और लिख सकते हैं आप, निश्चित उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये तो आपकी हो गई कुछ पाठ्यक्रम की बातें। ये इसकी विशेषताएं हैं कि ये विशेषज्ञों द्वारा बनता है, शासन संस्थाओं द्वारा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। दूसरा बिंदु, अधिकृत व्यक्ति, जिसको शासन या समिति या विश्वविद्यालय इसकी जिम्मेदारी सौंपेंगे, वही लोग बना सकते हैं, अन्य कोई लोग इसको नहीं बना सकते, उन्हीं के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसका जितना भी मटेरियल है, जो भी इसमें समाहित किया जाता है पाठ्यक्रम में, योजनाएं, वो सारी प्रिंटेड होती हैं, छपा हुआ होता है। दूसरा, निश्चित अवधि में इसका अध्ययन करना होता है, यानी एक साल का पाठ्यक्रम अलग होता है, दूसरे साल का पाठ्यक्रम अलग। यदि सेमिस्टर प्रणाली कहीं पर है तो 6-6 महीने का पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जिसे छात्र को 6 महीने में पूरा करना होता है। जो साल भर वाले कोर्सेज, जो 1 साल के कोर्सेज हैं, 1 साल के पाठ्यक्रम में, उनको 1 साल में पूरा करना होता है। तो निश्चित अवधि की जो मैं बात कर रहा था कि इसीलिए इसको दौड़ का मैदान भी कहा गया, कि इसमें एक निश्चित उद्देश्य को लेकर छात्र को निश्चित अवधि में इस कोर्स को पूरा करना पड़ता है। यानी यहाँ से चलेगा ये पढ़ते हुए इसको, और यहाँ तक इसको पूरा करना होता है। जब ये पूरा होता है तभी इसका मूल्यांकन होता है। और शिक्षा के जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उन उद्देश्यों की पूर्ति तभी होगी जब पाठ्यक्रम निश्चित अवधि में अध्ययन किया जाएगा, निश्चित व्यक्तियों द्वारा। निश्चित व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाएगी और निश्चित अवधि में इसको पूरा किया जाएगा। एक ये तो हो गई इसकी विशेषता है। अब अगर हम थोड़ा सा विशेषता डालें पाठ्य वस्तु की, तो बहुत ज़्यादा इनमें अंतर नहीं है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही क्योंकि पाठ्य वस्तु होती है, तो इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, इन पे हम थोड़ी सी नज़र डाल लेंगे कि पाठ्य वस्तु में भी कुछ विशेष बातें क्या हो रहती हैं। हम कुछ बातों पे बात कर लेंगे। देखिए, पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम का ही एक हिस्सा है, इसी के अंतर्गत इसको निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पाठ्य वस्तु शामिल की जाए, ये भी विशेषज्ञ तय करते हैं। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात होती है पाठ्य वस्तु के निर्माण की या समाहित करने की, वो मेन बात होती है छात्रों की। छात्रों की रुचि, योग्यता, क्षमता को ध्यान में
रखकर पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता है। एक दूसरी बात इसमें क्या होती है कि माना हम कक्षा 6 या 7 या 8 के लिए कोई सिलेबस बना रहे हैं, माना कक्षा 8 के लिए कोई सिलेबस बना रहे हैं, तो कक्षा 8 में जो सिलेबस और जो पाठ्य वस्तु हम शामिल करने वाले हैं वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है, यानी उसका पूर्व ज्ञान जो कक्षा 7 में उस जिस विषय को उसने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूर्व ज्ञान से संबंधित न हो। तो इसमें पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखना जरूरी इसलिए होता है कि जब तक छात्र को किसी विषय का पूर्व ज्ञान ना कराया जाए तो उसे नया ज्ञान ग्रहण करने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए छात्रों के पाठ्य वस्तु का निर्माण करते हुए उनके पूर्व ज्ञान, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया जाता है। तो एक दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित भी किया जाता है। इसको पाठ्य वस्तु को पूर्व ज्ञान का ध्यान रखा जाता है, पूर्व ज्ञान से संबद्ध किया जाता है। तो ये कुछ अंतर थे जो पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में हैं। हालांकि ये एक ही है, लेकिन इनको हम शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से एक नहीं कह सकते, क्योंकि मुख्य रूप से पाठ्य वस्तु का संबंध कक्षा शिक्षण से है। इसमें एक दूसरी बात जो है, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ्यक्रम के अंदर हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से पाठ्य वस्तु शामिल करते हैं, लेकिन जब पाठ्य वस्तु का चयन होता है तो इसके साथ साथ शिक्षण विधियां, यानी पढ़ाने के तरीके, शिक्षण विधियों का भी हमें ध्यान रखना होता है। इसका जो सामग्री चयन करते हैं इनमें शिक्षण विधियां पाठ्य वस्तु के अनुसार विधियों का भी ध्यान रखा जाता है। जिससे छात्रों को पूरी तरह से अच्छी तरह से कोई बात समझ में आ सके। तो ये इन दोनों में अंतर था। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले बिंदु में बात करना चाहेंगे। कर दिया। अगला बिंदु हमारा था पाठ्यक्रम का विकास। इसका विकास कैसे होता है? आपने देखा होगा कि आमतौर पर किसी भी संस्था द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा या सरकार द्वारा या ऐसी अधिकृत एजेंसी जिसको पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी दी गई हो, वो जब पाठ्यक्रम बनाती है तो उसको 4 चरणों में उसका विकास होता है। पहले तो यह कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। नंबर 1, शिक्षण उद्देश्य। इसको ध्यान में रखकर पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्रदान करने का जो है उद्देश्य क्या है, आप किस तरह के व्यक्ति का निर्माण करना चाहते हैं, जो बालक इस पाठ्यक्रम को पढ़ेगा उसके अंदर किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं, इस बात को ध्यान में रख करके पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता है और उस प्रकार की सामग्री उसमें डाली जाती है। और ये जो पाठ्य वस्तु है इसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नंबर 2, दूसरी बात इसमें जो आती है वो आती है हमारे शिक्षण विधि तथा पाठ्य वस्तु। दूसरा बिंदु इसका आता है शिक्षण विधि। एवं पाठ्य वस्तु। ये जो दूसरा बिंदु है, शिक्षण विधियां, यानी जिस पाठ्यक्रम या जिस पाठ्य वस्तु को हम छात्रों को पढ़ाएंगे वो अलग अलग विधियों के द्वारा पढ़ाई जाती है। माने गणित है तो उसे पढ़ाने का तरीका अलग है, हिस्ट्री को पढ़ाने का तरीका अलग है और बायोलॉजी पढ़ाने का तरीका अलग है। तो जो विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, उसके अनुरूप शिक्षण विधियां होनी चाहिए। यदि उसके अनुरूप आपकी शिक्षण विधियां नहीं है
यदि उसके अनुकूल शिक्षण विधियां नहीं हैं तो जिन शिक्षण उद्देश्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं और पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उचित शिक्षण विधि होने से ये जो शिक्षण विधियां हैं जब ये उचित नहीं होंगी तो कक्षा के अंदर अधिगम परिस्थितियां पैदा नहीं होंगी। अधिगम परिस्थितियां यानी वो परिस्थितियां जिसमें बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके या बालक को ज़्यादा से ज़्यादा बात समझ में आ सके, ऐसी परिस्थितियां जब उत्पन्न होंगी। और ऐसी परिस्थितियां कब उत्पन्न होंगी? जब विषय वस्तु के अनुरूप हमारी शिक्षण विधि होगी। तो ये दोनों बातें यानी शिक्षण विधि और पाठ्य वस्तु, इसमें एक रूपता इनके अनुकूल होनी चाहिए एक दूसरे के, तभी अधिगम परिस्थितियां पैदा होंगी और तभी बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाया जा सकता है और शिक्षण उद्देश्य यानी पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तीसरा बिंदु इसका है परीक्षण का, परीक्षण या मूल्यांकन। अब ये जो प्रक्रिया है इसको अगर हम दूसरे ढंग से समझें तो हम ऐसे ढंग से समझ सकते हैं कि विद्यालय में जब आप प्रवेश लेते हैं किसी भी क्लास में तो आपको साल भर एक कोर्स पढ़ाया जाता है। उस कोर्स में यानी सिलेबस में, उस सिलेबस के अनुसार शिक्षण विधियां रहती हैं और पाठ्य वस्तु रहती है, यानी जिस प्रकार के पाठ्य वस्तु होती है उसको पढ़ाने के लिए उचित शिक्षण विधियां रहती हैं। अब ये जो साल भर आपने कोर्स पढ़ा शिक्षण विधियों के द्वारा, पाठ्य वस्तु जो पढ़ी साल भर में, कैसे पता चलेगा कि ये शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हुए, शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं हुए, या ये उद्देश्य शिक्षा किस सीमा तक प्राप्त हुए? तो इसके लिए विद्यालय में परीक्षा कराई जाती है, परीक्षण कराई जाती है, यानी परीक्षा कराई जाती है, मूल्यांकन उसी को कहते हैं, एग्ज़ाम कराए जाते हैं। उसके द्वारा हमें पता लगता है कि 100 में से या 60 में से कितने बच्चों ने अधिगम किया यानी सीखा। अधिगम का मतलब सीखना होता है जिसको हम लर्निंग कहते हैं। और कितने बच्चों ने सीखा, कितनों ने नहीं सीखा। बहुत ज़्यादा बच्चों ने सीखा तो इसका मतलब आपकी शिक्षण विधियाँ भी सही थी, पाठ्य वस्तु भी सही थी और आपका जो परीक्षण मूल्यांकन है वो ये कहता है कि पाठ्यक्रम सही था। तो फिर क्या होगा? अगला बिंदु हमारा पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण जिसे प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। इससे क्या होगा? पृष्ठपोषण यानी हमें यह पता चल जाएगा कि जो पाठ्यक्रम बना या जो सिलेबस था ये शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। यदि इसमें हमें जानकारी मिलती पृष्ठपोषण से कि छात्रों की उतनी उन्नति नहीं हुई या उस प्रकार से उद्देश्य शिक्षा के प्राप्त नहीं हुए जितने हमें चाहिए थे, तो इसका मतलब या तो शिक्षण विधियों में कहीं कमी है या पाठ्य वस्तु ऐसी है जो बालकों के समझ में नहीं है। पाठ्य वस्तु जो सामग्री है, जो लेसन प्लान है, आपके जो पाठ है, वो बालकों के या तो समझ में नहीं आए, या तो उसका स्तर ऊंचा है, या फिर शिक्षण विधियाँ ठीक नहीं है, या फिर इनमें जो शिक्षा के उद्देश्य आप लेना चाहते थे उसके अनुरूप आपका पाठ्यक्रम नहीं बना है। तो फिर क्या करेंगे? इसमें संशोधन करेंगे। तो इन 4 चरणों से गुजरकर पाठ्यक्रम का विकास होता है और इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार जैसी आवश्यकता होती है, जहाँ जहाँ संशोधन की आवश्यकता होती है, फिर आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन किया जाता है और पाठ्यक्रम का विकास लगातार चलता रहता है। और ये पाठ्यक्रम का जो विकास है ये लगातार चलता रहता है, इसमें लगातार बदलाव आते रहते हैं, समय की मांग के अनुसार, छात्रों की रुचियों के अनुसार, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार और छात्रों की योग्यताओं के अनुसार। समय के साथ साथ इसमें पूरे पाठ्यक्रम में बदलाव आता रहता है और इस चरणों से 4 चरणों से होकर जब गुजरता है तो इसका पाठ्यक्रम का विकास लगातार होता रहता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। तो ये आपके पाठ्यक्रम विकास के बिंदु थे। अगला अगर हम बात करें बिंदु की, तो अगला बिंदु है पाठ्यक्रम के उद्देश्य। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की अगर हम बात करें, इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। शिक्षा की जो मुख्य प्रक्रिया है वो इन 3 बिंदुओं से होकर गुजरती है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम।
इसी पाठ्यक्रम को हम सिलेबस भी कह सकते हैं, पाठ्य वस्तु, क्योंकि ये एक दूसरे का अंग है तो ये भी कह सकते हैं। तो इनमें शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, ये जो पाठ्यक्रम है इनकी अंतःक्रिया को संपादित करने का सहयोग करता है। इसमें इनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसे संपादित करने में मदद करता है। तो ये कह सकते हैं हम कि जाहिर सी बात है कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण होगा तो इसके जो उद्देश्य होंगे उसमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षक पाठ्यक्रम ऐसा हो कि उसके जो उद्देश्य हैं शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करें, और शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो अंतःक्रिया है उसको संपादित करने में सहायता करें। तो अब यहाँ पर हमें समझ सकते हैं कि अगर उद्देश्यों की बात करें तो नंबर 1 हम ये मान सकते हैं कि शिक्षक शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया संपादन में सहयोग शॉर्ट में ये लिख सकते हैं। पहला उद्देश्य क्या हो गया? शिक्षक शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया संपादन करने में सहयोग करना, ये पाठ्यक्रम का एक पहला उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा अगर हम इसको करें तो दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करना है। तो बालक के चारित्रिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास में प्रगति कराना या उचित अधिगम परिस्थितियां निर्माण करवाना। अगला बिंदु अगर हम बात करें बालकों में तर्क शक्ति, मनन, चिंतन, विवेक, शक्ति का विकास करना। क्योंकि बालक का विकास तब तक नहीं होगा जब तक उसके अंदर तर्क शक्ति नहीं होगी, चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होगी, मनन करने की क्षमता पैदा नहीं होगी। तो इन सारी शक्तियों का विकास करना ही पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है। एक चीज़ और अगर हम करें तो ये हम कह सकते हैं, ये 3 नंबर है, ये कह सकते हैं कि बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार उसमें रचनात्मक शक्तियों का विकास करना, रचनात्मक शक्तियों का विकास करना, ये भी हमारे पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य रहता है कि जितनी भी उसके अंदर योग्यताएं हैं, रुचियां हैं या क्षमताएं हैं, वो सारी विकसित होकर के बाहर की ओर प्रकट हो जाएं, जैसा कि शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये भी हमारे पाठ्यक्रम का उद्देश्य। तो मुख्य बिंदुओं पर मैंने बात की है, और अगर आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं पाठ्यक्रम का वही उद्देश्य रहता है। तो ये हमारे पाठ्यक्रम के उद्देश्य थे। अगला बिंदु हमारा जो रहता है उस पर हम बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला बिंदु जो हमारा है वो है पाठ्यक्रम के मूल तत्व। अब ये जो तत्व जो है, फैक्टर जिसको हम कहते हैं, यानी इन तत्वों की जब हम पाठ्यक्रम के मूल तत्वों की अगर बात करें तो इसके कुल 4 तत्व होते हैं। इन चारों तत्वों में सबसे पहला है उद्देश्य। नंबर 1
किसी भी कार्यक्रम के, किसी भी कार्य का जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा तो उसे आप शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कोई एम ही नहीं है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए या पाठ्यक्रम की आवश्यकता के लिए सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए, एक जो मुख्य बात है, क्योंकि उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही हम अगली प्रक्रिया चालू करते हैं। जब तक हमारे पास उद्देश्य नहीं होंगे तो उनकी प्राप्ति के लिए हमें आगे क्या क्या करना है वो चरण बाद में आता है। इसलिए पहला चरण होता है, पहला जो तत्व है इसका वो उद्देश्य है, पाठ्यक्रम का मूल तत्व है। और दूसरा जो है, जब उद्देश्यों के बाद हम आगे कुछ करना चाहेंगे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो दूसरा आएगा हमारा पाठ्य वस्तु, क्योंकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें पाठ्य वस्तु की आवश्यकता होती है। पाठ्य वस्तु यदि हमारे पास नहीं है तो हम उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दूसरा जो बिंदु है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बालक का जो विकास हम करना चाहते हैं, पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है बालक का विकास करना, उसका सर्वांगीण विकास करना, उसका मानसिक विकास करना, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें पाठ्य वस्तु की आवश्यकता होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसलिए हमारे पास पहले उद्देश्य होने चाहिए, दूसरे नंबर पे हमारे पास पाठ्य वस्तु होनी चाहिए। जब पाठ्य वस्तु होगी तभी हम उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। तीसरा बिंदु आ जाता है इसका शिक्षण विधियां। अब ये और भी महत्वपूर्ण है, शिक्षण विधियां। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें पाठ्य वस्तु की जरूरत है, लेकिन जो पाठ्य वस्तु है उसको कक्षा के अंदर प्रेषित करने के लिए या छात्रों तक पहुंचाने के लिए उचित शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। जो आप पाठ्य वस्तु है, पढ़ाई जाने वाली सामग्री है, वो किस तरह छात्रों तक पहुंचे कि उनको अच्छी तरह से समझ में आए, उसके लिए पाठ्य वस्तु के अनुरूप या पाठ्य वस्तु जो पढ़ाई जाने वाली सामग्री है उसके अनुसार ही शिक्षण विधियां हमारे पास होनी चाहिए और उचित शिक्षण विधियों के द्वारा उसका शिक्षण किया जाना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम वस्तु के अनुरूप हमारे पास उचित शिक्षण विधियां नहीं हैं तो छात्रों को और ये पाठ्यक्रम वस्तु समझने में परेशानी खड़ी होगी, उनको उचित अधिगम परिस्थितियां नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि इस उचित शिक्षण विधियों से जो है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न होती है। अधिगम परिस्थितियों से यहाँ मतलब है कि कक्षा शिक्षण में जब उचित शिक्षण विधियां होती हैं तो बालकों को समझने में सुविधा होती है, और अधिगम परिस्थिति का मतलब है समझने में सुविधा होना, जिससे वो अच्छी तरह से सीख सकें। तो ये शिक्षण विधियां बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। तीसरा बिंदु इसका है कि उचित शिक्षण विधियां होंगी तो पाठ्यक्रम बन सकता है और अच्छे तरीके से। और चौथा जो इसका अंतिम बिंदु है वो है मूल्यांकन। ये चौथा जो फैक्टर है वो है मूल्यांकन, जिसे हम एवैल्यूएशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये पहला उद्देश्य, दूसरा पाठ्य वस्तु, तीसरा शिक्षण विधियां और चौथा है मूल्यांकन। यानी उद्देश्य होंगे तो ही हम पाठ्य वस्तु का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि उद्देश्य हमें बताते हैं कि हमें पाठ्य वस्तु किस प्रकार की बनानी है। जब ये पाठ्य वस्तु हमारे पास होगी तभी हम तय कर पाएंगे कि इस पाठ्य वस्तु को किन शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जा सकता है। और जब ये शिक्षण विधियां, पाठ्य वस्तु और उद्देश्य हमारे पास है तो इसके बाद हमारा जो अगला चरण है वो है मूल्यांकन। फिर इसका मूल्यांकन किया जाता है कि क्या ये विधियां सही हैं, क्या ये पाठ्य वस्तु सही है, क्या जो हमें उद्देश्य थे वो प्राप्त हुए। तो ये जब परीक्षा होती है या मूल्यांकन किया जाता है या इसका मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है, तब हमारे सामने ये निकल करके आता है कि क्या पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि हमारा मूल्यांकन सकारात्मक आता है और हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं तो इसका मतलब पाठ्यक्रम अच्छा है। यदि हमारा मूल्यांकन का जो परिणाम है वो नकारात्मक आता है और हमें ये प्रतीत होता है कि छात्रों में जो अधिगम आना चाहिए था, उनके अंदर जो व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो हमें कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में अपने बदलाव करना पड़ेगा। तो ये चार जो बिंदु थे, मूल तत्व थे। तो यहाँ तक आपका ये मूल तत्व हो गया है। आज की क्लास आपकी यहीं तक है। आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं, अभी पाठ्यक्रम के और पार्ट बचे हैं। इसमें पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत बचे हैं, पाठ्यक्रम के आधार बचे हैं, उन सब पे भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो
तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डालें और आपकी कोई प्रतिक्रिया, जो भी प्रतिक्रिया हुई उसका मैं स्वागत करूंगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।